हेलो स्टूडेंट्स, कोल्ड वॉर के अगले दौर पर बातचीत करने के लिए मैं आपसे एक बार फिर जुड़ रही हूँ। पिछली क्लास में हमने समझा था कि कैसे क्यूबा का जो संकट था उस दौरान एक बार को लगा कि दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई हैं और अब विश्व को नहीं रोका जा सकता। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता की मदद से और कुछ अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों की मदद से वह संकट टल गया। अब दोनों महाशक्तियों को ये समझ में आने लगा था कि यदि वे अपने संबंधों को जिसे कहा जाए कि थोड़ा सा सोच समझ के अपने जो भी सिचुएशंस आती हैं, जो भी परिस्थितियां आती हैं, उसमें यदि रिएक्शंस नहीं देंगे तो शायद बहुत ख़तरनाक स्थितियां उनके स्वयं के लिए और पूरे विश्व के लिए भी हो सकती हैं। इस दौर जिसकी बात मैं आपसे करने जा रही हूँ, इसको जनरली जो कालखंड है वो 1962 से 1985 का माना जाता है, 1962 टू 1985। इस दौर को समझने के लिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है, इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसको कि आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वह शब्द है, फ्रेंच वर्ड है ये, देता। देता का अर्थ है किन्हीं दो देशों के बीच संबंधों में थोड़ी शिथिलता है या उनके बीच जो भी कुछ तनाव है जो भी टेंशन्स हैं उनमें रिलैक्सेशन आए। तो ये जो 1962 से 1962 से जो काल शुरू हो रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि 1962 से एकदम से कोई देता की शुरुआत हो गई थी, लेकिन असल में जिसको कुछ जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि 1975 के बाद हम माने तो असल में देता सही रूप में हमें नज़र आता है जब हम काफ़ी कुछ शांति संधियों के रूप में इसको देख सकते हैं। लेकिन देता को इस समय से ही समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक चेंज जो दोनों सुपर पावर्स के परसेप्शंस हैं उनमें थोड़ा बहुत हमें यहीं से दिखने लगता है। तो इस शब्द को ध्यान में रखिए और अब देखिए कि अब तक जो शीत युद्ध था, जो एक बहुत ज़बरदस्त टेंशन्स की स्थिति यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच थी, बहुत सारे कारणों से, विश्व की बहुत सारी परिस्थितियों के कारण, उनकी अपनी जो अंदरूनी और आंतरिक परिस्थितियाँ थी उनके कारण, वो जो टेंशन्स हैं उनमें हम कभी कभी एक रिलैक्सेशन देखते हैं, एक शिथिलता देखते हैं। हालांकि फिर कोई घटनाक्रम ऐसा हो जाता है कि फिर वो टेंशन्स जो हैं वो इंटेंसिफाई हो जाती हैं। तो ये कहना मुश्किल होगा कि केवल यहाँ से यहाँ तक इन वर्षों में देता था या इन वर्षों में जो है शीत युद्ध फिर चरम पर था। लेकिन बीच बीच में ऐसे समय आते हैं जब लगता है कि रिलेशंस जो हैं वो कंपैरेटिवली ईजी हैं, कंपैरेटिवली नॉर्मल हैं और किसी किसी समय ऐसा लगता है कि नहीं, संबंधों में फिर से काफ़ी तनाव हो गया है। पिछली बार मैंने अपनी बात छोड़ी थी जॉन एफ कैनेडी के प्रेसिडेंट बनने से, और कैनेडी का ही काल अभी बाकी है, उसी के बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। लाओस नाम की एक देश है इंडोचाइना या हिंद चीन में, वहाँ पर कुछ एक ऐसी सिचुएशन अराइज हुई थी, लेकिन उस वक्त कैनेडी ने अपने आप को रोक लिया था और वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद वियतनाम का घटनाक्रम एक ऐसा रहा जिसमें कि कैनेडी अपने आप को नहीं रोक पाए। उन्हें लगा कि लाओस को भी यूएसएसआर ने साम्यवादी प्रभाव में लेने की कोशिश की है, और लेकिन जब वियतनाम का मुद्दा आया तब कैनेडी को लगा कि अब शायद साम्यवाद अपनी जो जड़ें हैं वो बहुत पसार रहा है और यूएसएसआर अपना जो एरिया ऑफ जिसे कहते हैं प्रभाव क्षेत्र जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। और इन्हीं सब तर्कों के चलते कैनेडी ने वियतनाम वॉर में अमेरिका को बहुत खुले तौर पर अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, यूएसए इन्वॉल्व हो गया। और अभी हम जो थोड़ा बहुत समझेंगे
मैं कुछ एक चीज़ें आपको और समझा दूं, उसके बाद मैं वियतनाम वॉर पर आती हूँ, क्योंकि वियतनाम का जो युद्ध है वो बहुत महत्वपूर्ण घटना है पिछले जो विश्व इतिहास के अगर हम माने तो। और एक ऐसा युद्ध है जो बहुत लंबा चला और जिसके लिए यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, न सिर्फ पूरे इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, बल्कि उसके अपने लोग, उसके अपने घर में काफ़ी विरोध जो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट वियतनाम में हुआ उसका हुआ। हम उस पर बाद में आएंगे। थोड़ा सा कुछ और परिस्थितियों को समझ लें जिनके कारण ये माना जा सकता है कि एक तरह से देता की शुरुआत हमें यहीं से शुरू हुई 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 लगती है। देता का एक और जिसे कहते हैं प्रमाण, या एक तरह से हम माने एक फैक्टर हमें, या एक रिज़ल्ट जो दिखा वो 1963 में 1963 में वाशिंगटन और मॉस्को, वाशिंगटन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी है, एवं मॉस्को जो है वो यूएसएसआर की राजधानी है, दोनों के बीच एक डायरेक्ट टेलीफोन लाइन, जिसे कि रेड टेलीफोन कहा जाता था, वो स्थापित हो गई। तो ये भी एक देता का परिणाम था। शायद इसीलिए माना जाता है कि यहीं से 62-63 के आसपास से ही ये जो तनाव है उनमें कहीं ना कहीं कमी की शुरुआत हो गई थी। एक और जो बड़ा कारण था, और मैं ऐसा मानती हूँ कि ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था, मैंने आपसे कहा कि कई बार जो ऑफिस में जो लीडर्स आते हैं, जो नेतृत्व होता है देशों का, वो बहुत हद तक उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ को, उनकी जो विदेश नीतियां हैं उनको प्रभावित करता है। और इसी का प्रभाव हमें दिखता है पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच के संबंधों को लेकर। पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी, जर्मनी जो एक तरह से ये मान लिया गया था कि अखाड़ा है, दोनों जो महाशक्तियां हैं उनके बीच जो बल प्रदर्शन का, वहाँ एक ऐसा परिवर्तन आता है जिसका कि प्रभाव कहीं ना कहीं इस देता को, जिसे हम कहें जिन चीज़ों ने प्रोत्साहित किया, उसके लिए हम उसे भी जिम्मेदार मान सकते हैं। वेस्ट जर्मनी में विली ब्रांड जो हैं पहले तो फॉरेन मिनिस्टर बने, और उसके बाद जो वेस्टर्न जर्मनी था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के गुट का समर्थित देश था, उसमें विली ब्रांड पहले वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर बने और उसके बाद चांसलर बने, जबकि जो सोशल लिबरल पार्टी है वो सत्ता में आई। और विली ब्रांड ने अपने जो उनकी फॉरेन पॉलिसी थी उसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज ब्रांड लाए, और वो ये था कि ईस्ट जर्मनी के प्रति उन्होंने अपने नज़रिए में बदलाव लाया, और उनके इस जो ऑस्ट्रोपॉलिटिक जिसको नाम उन्होंने दिया, जिसका जर्मन में अर्थ होता है ईस्टर्न पॉलिसी या पूर्वी नीति, एक जर्मन वर्ड है। और इसका प्रभाव ये हुआ कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के मध्य संबंधों में काफ़ी शिथिलता आई, काफ़ी तनाव कम हुआ, और एक 1970 में एक ट्रीटी हुई जिसके परिणाम स्वरूप दोनों ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ किया, और जो कुछ भी ये जो ट्रीटी थी, ये इसमें इन्होंने 1945 में जो कुछ भी लॉसेस जर्मनी को हुए थे उसको लेके इन्होंने एक ट्रीटी, एक संधि की। और ऑस्टपॉलिटिक का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त था कि जब इन दोनों देशों के मध्य, पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी के मध्य जब संबंध सुधरे, उनके अपने नेताओं ने कहीं ना कहीं ये तय किया कि शायद मैं मानती हूँ कि एक कोशिश रही होगी अपने आप को दोनों महाशक्तियों के प्रभाव से मुक्त करने की, और तो उसका प्रभाव काफ़ी कुछ पड़ा। और ये दोनों ही महाशक्तियाँ, जर्मनी को जिसे हम कहते हैं अपना जैसे एक युद्ध क्षेत्र या तनाव का क्षेत्र या तनाव का मैदान या लड़ाई का मैदान बना नहीं पाई। और विली ब्रांड की ये जो पॉलिसी थी ऑस्टपॉलिटिक को, उसको जो उनके बाद के चांसलर थे हेलमेट श्मिट, उन्होंने भी कंटिन्यू किया। तो ये भी एक बड़ा कारण हम देता जो इन दोनों देशों के मध्य शुरू होता है उसका मान सकते हैं। इस बीच एक बहुत बड़ी घटना घटती है, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी,
वे उनका असैसिनेशन हो जाता है, उनकी हत्या हो जाती है जब वो अमेरिका के टेक्सास जो राज्य है उसमें डलास नाम की एक जगह के टूर पे थे और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कैनेडी बहुत पॉपुलर प्रेसिडेंट थे और खुली कार में उन पर गोलियां बरसा दी गई। पूरा जो देश है वो बहुत स्तब्ध था। उनकी पत्नी जैकलीन कैनेडी उनके साथ थी। मैंने फ़ोटो लगाई, आप देख सकते हैं। ये कुछ क्षणों पहले की है, कैनेडी का जो हत्या हुई है उससे पहले की ये फ़ोटो है। और उसके बाद तुरंत प्रभाव से हवाई जहाज़ में ही, बल्कि लिंडन जॉनसन जो कि उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, वे यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं बड़ी आइकॉनिक मानी जाती हैं कि किस तरह से एक बहुत संकटकालीन परिस्थिति देश में आ गई और राष्ट्रपति को खुलेआम उनकी हत्या हो गई और कैसे लिंडन जॉनसन की इन परिस्थितियों में तुरंत उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। लिंडन जॉनसन जो थे कैनेडी के ही वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जॉन एफ कैनेडी की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसी को आगे कंटिन्यू किया और उन्होंने दक्षिण वियतनाम में जो यूएस मिलिट्री एड जो दक्षिण वियतनाम को वो दे रहे थे, बल्कि उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। ख़ास तौर पर 1964 में गल्फ़ ऑफ टोंकिन का एक रेजोल्यूशन हुआ था उसके माध्यम से, और उसके माध्यम से जॉनसन ने बल्कि सेनेट के द्वारा भी अपने आप को एक अधिकार ले लिया था कि वे जो चाहें, जैसा चाहें मदद दक्षिणी वियतनाम को दे सकते हैं, इस आधार पर कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। और इसके लिए साउथ ईस्ट एशिया, जो इंडो चाइना जिसको हम कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया या हिंद चीन जो है उसका ये देश है, इसके लिए जो कुछ भी अमेरिकन एड दी जानी है वे खुले तौर पर जॉनसन ने कहा कि हम देंगे। और यहीं से जो वियतनाम वॉर का, जिसे हम कहते हैं कि एस्केलेशन शुरू होता है और अमेरिका का जो पूरा रोल है उस पर पूरा, जिसे कहते हैं वर्ल्ड फोकस, एक तरह से आ जाता है। वियतनाम वॉर की बात करें हम, देखिए मैप में वियतनाम कहाँ स्थित है। हिंद चीन का इलाका इसको कहा जाता है। बहुत छोटा सा देश है और यहाँ आप दूसरे मैप में देख सकते हैं कि किस तरह से वियतनाम जो है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में विभाजित हुआ था, विभाजित किया गया है। वियतनाम की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान से ही चल रही थी और वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध से के पूर्व वियतनाम जो है वो एक फ्रेंच कॉलोनी था, फ्रांस के रूल में था। और 1945 में जापान ने वहाँ हमला कर दिया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी हार के बाद जापान वहाँ से विड्रॉ कर गया था। लेकिन इस दौरान वहाँ पर हो ची मिन वहाँ के एक महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और उन्होंने जो सम्राट थे उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि एक लोकतांत्रिक सरकार वहाँ स्थापित हो। हो ची मिन की लीनिंग्स जो थी वो साम्यवाद की तरफ थी और उन्होंने हनोई को वहाँ अपना कैपिटल डिक्लेयर कर दिया और वे उसके प्रेसिडेंट बन गए। और नॉर्थ वियतनाम एक तरह से उन्होंने देश बना लिया। और इधर जो सम्राट थे उन्होंने साइगोन जिसको कहा जाता है उसको अपनी कैपिटल बना के अपने आप को वहाँ का रूलर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन हो ची मिन एवं अन्य नेता चाहते थे कि वियतनाम जो है वो यूनाइटेड रहे और ऐसे में उन्होंने जो साउथ वियतनाम था उसके खिलाफ एक तरह से लड़ाई छिड़ गई और सिविल वॉर की स्थिति बन गई। अब देखिए इम्पॉर्टेंट बात यही है कि देखा जाए तो ये एक गृह युद्ध था जिसकी वियतनाम की अपनी जनता के बीच इस बात की लड़ाई थी कि वे किस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से चूँकि नॉर्थ वियतनाम को उत्तरी वियतनाम को साम्यवादी यूएसएसआर का सपोर्ट मिल रहा था,
तो अमेरिका अपने आप को नहीं रोक पाया और बहुत ओपनली, बल्कि यूएसएसआर शायद इतनी ओपनली नहीं था, अमेरिका जो है वो बहुत ओपनली इसमें इन्वॉल्व हो गया और अमेरिका ने, कैनेडी ने और उसके बाद लिंडन जॉनसन दोनों ने ही काफ़ी सारे अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ पर भेज दिए। बच्चों, महत्वपूर्ण ये भी है यहाँ पे कि अब वो दौर आ रहा था जब मीडिया इम्पॉर्टेंट होता जा रहा था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिनको हम कहते हैं वो बहुत इम्प्रूव्ड हो गए थे और अब बहुत आसानी से पिक्चर्स, तस्वीरें इधर उधर जा सकती थी, जिससे ये बताया जा सके कि वहाँ असल में क्या स्थितियाँ हो रही हैं, आंखों देखा हाल लोगों को देखने को मिल सकता था। वियतनाम वॉर इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के सैनिक वहाँ पर किस तरह के रोल प्ले कर रहे हैं। अब जिस तरह की तस्वीरें वहाँ जो भी जर्नलिस्ट जाते थे वे भेज पाते थे, उनको देखकर ये बहुत ज़्यादा फीलिंग पूरे विश्व में आने लगी कि अमेरिकन्स जो हैं वो वहाँ पर बहुत आतताईपन कर रहे हैं और वियतनाम की जो जनता है, ख़ास तौर पर जो नॉर्थ वियतनाम की जनता है, वो बहुत ज़बरदस्त उनसे लड़ाई कर रही है। और अमेरिका की जो पॉलिसी है वो बहुत लैंड माइन्स वहाँ पर बिछाई गई, जिस तरह की हथियारों का प्रयोग वहाँ पे अमेरिका ने किया एक तरह से उनका दमन करने के लिए। तो जिस तरह की एक इमेज अमेरिका की इंटरनेशनल लेवल पर बनी, उससे एक बहुत नेगेटिव इमेज बनी और बहुत लंबा ये वॉर चलता रहा। कैनेडी के बाद लिंडन जॉनसन ने भी लगातार इसको सपोर्ट किया। आप इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह के रोल अमेरिका ने वहाँ पर निभाया। ये देखिए, इनमें से ख़ास तौर पर ये जो पहली ऊपर की तस्वीर है बाईं ओर की, ये वियतनाम वॉर की एक आइकॉनिक तस्वीर मानी जाती है, ये बताने के लिए कि जब महाशक्तियाँ कहीं इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वो कितना ज़्यादा वहाँ पर जुल्म ढहाती हैं। ये एक बिल्कुल एक बच्ची दौड़ी जा रही सड़क पर, बिल्कुल निर्वस्त्र है, और इन सारी तस्वीरों को देखकर पूरे विश्व पर ये लगा कि अमेरिका वहाँ जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। और महत्वपूर्ण बात ये थी कि न सिर्फ पूरा विश्व बल्कि स्वयं अमेरिकी जनता जो है उसको ये लगने लगा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो हैं अब वे अति कर रहे हैं। क्यों जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं उनकी भी जान खतरे में डाली जा रही है, क्योंकि जिस तरह की लैंडमाइंस का प्रयोग वहाँ पर किया जा रहा था उसमें काफ़ी कुछ अमेरिकी जो सैनिक थे वे भी हताहत हो रहे थे। तो अमेरिका में देखिए, आप इस तरह एक और तस्वीर देख सकते हैं, एंड द वॉर इन वियतनाम बैनर लेके लोग चल रहे हैं। अमेरिका में, यूएसए में खुद उनके नागरिकों ने सरकार का विरोध करना शुरू किया कि अमेरिका को वियतनाम से विड्रॉ कर लेना चाहिए। और आप देख सकते हैं नीचे एक तस्वीर है जिसमें एक सैनिक ने अपने आगे लिख रखा है आई एम गोइंग होम। और 1975 में फाइनली जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट निक्सन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे अब इस वियतनाम के युद्ध में और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे और वहाँ से उन्होंने अमेरिकन फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया। वियतनाम का युद्ध इसलिए आप लोगों को समझना ज़रूरी है क्योंकि कोल्ड वॉर को यदि एक तरह से अपनी क्रूरता में या बिल्कुल खुले रूप में यदि हम देखें कि किस तरह से वे महाशक्तियाँ केवल अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए एक दूसरे देश के नागरिकों को इस्तेमाल कर रही हैं, उनको आपस में लड़वा रही हैं, और जिससे कि हम ये समझ सकें कि किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में महाशक्तियाँ हैं वे केवल अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करती कि किसी दूसरे देश में क्या परिस्थितियाँ हो रही हैं। इसलिए वियतनाम वॉर को आपको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी कुछ डेटा वियतनाम वॉर पर अवेलेबल है, आप लोग थोड़ा खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद जॉनसन के बाद रिचर्ड निक्सन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने
राष्ट्रपति तो वे 1969 में ही बन गए थे, और इधर 64 में यूएसएसआर की बागडोर संभाली ब्रेजनेव ने। निक्सन और ब्रेजनेव की आपस में व्यक्तिगत रूप से अच्छे संबंध थे, और आने वाले जो करीब करीब 10 वर्ष थे, तो एक तरह से देता काल यही माना जाता है जब वाकई में हमको कॉन्क्रीट रूप में देखने को मिलता है कि दोनों देशों के मध्य, दोनों महाशक्तियों के मध्य संबंध सुधारने के काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। और इसका काफ़ी कुछ श्रेय जो है वो निक्सन और ब्रेजनेव की जो आपसी अंडरस्टैंडिंग थी उसको दिया जाता है। तो ये जो आज हमारी क्लास थी, ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 1962 टू 1985 पीरियड थी। अब जो अगला हाफ है उसके बारे में हम अगली क्लास में समझेंगे कि किस तरह से देता के प्रभाव से कितनी सारी निरस्त्रीकरण की, निशस्त्रीकरण के संबंध में संधियां हुई, और कैसे विश्व शांति को इस देता काल से काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला, और विश्व की शांति के हक में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। थैंक यू।